हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के अंदर आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल मतलब बेसिक्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के साथ हम बेसिक्स की बात करेंगे, मतलब फंडामेंटल्स की। तो ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, बेसिकली जो हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या दी गई है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है पर्संस के बीच में। पर्सन से हमारा मतलब है टू और मोर। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, जिनका मोटिव क्या है? जिनका मोटिव है प्रॉफिट्स को अर्न करना। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस का जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है, एग्रीमेंट है, और उनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। उसके आगे लिखा है ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो जो वो बिजनेस रन करने वाले हैं उस बिजनेस को वो सारे मिलकर चला सकते हैं। जो भी पर्सन एग्रीमेंट के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे मिलकर चला सकते हैं, या फिर उनमें से कोई भी सबके बिहाफ पर उस बिजनेस को रन कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स जो हैं, सारे पर्सन जो है वो इक्वली काम करें। कोई ज्यादा काम कर सकता है और कोई सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्टनर बन सकता है, कोई स्लीपिंग हो सकता है, कोई एक्टिव हो सकता है। तो इन टर्म्स के अंदर आपको नहीं जाना। ठीक है, तो बेसिकली आसान भाषा में मैं बताता हूँ आपको पार्टनरशिप क्या हुआ। पार्टनरशिप एक दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है जिनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटिव है। ठीक है, और वो एक बिजनेस का एंटर करते हैं और उस बिजनेस को वो सारे मिलकर चला सकते हैं, या सबके बिहाफ पे कोई भी उनमें से कोई एक या दो ये मिलकर चला सकते हैं उस बिजनेस को। तो ये तो हुई पार्टनरशिप की बात। पार्टनरशिप क्या होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ये तो डेफिनेशन की बात हुई। अब ये जो पर्सन्स हैं, जो ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, ये जितने भी पर्सन हैं उनको इंडिविजुअल या पार्टनर्स कहते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी तीन लोग हैं, ये ए बी एंड सी, ये लोग एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। तो ए बी सी इंडिविजुअली ए बी सी को हम क्या कहेंगे कि ये पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। और कलेक्टिवली ए बी सी तीनों को इकट्ठा हम क्या कहेंगे कि ये फॉर्म है। ठीक है, तो जो भी पर्सन्स पार्टनरशिप में एंटर होते हैं उनको इंडिविजुअली हम पार्टनर्स कहते हैं, और कलेक्टिवली एक साथ उन तीनों को, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, एक साथ उन्हें क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। और ये जिस बिजनेस को कैरी करते हैं, जिस बिजनेस को ये रन करते हैं, जिस नाम से उस बिजनेस को कैरी करते हैं, उस नाम को, उस बिजनेस के नाम को हम फर्म नेम कहते हैं। कोई भी नाम हो सकता है जिस नाम से वो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं फर्म नेम। तो ये भी बेसिक की बात मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप रिलेशनशिप है, एक एग्रीमेंट है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। किस लिए? एक बिजनेस कैरी करने के लिए और उसका प्रॉफिट्स आपस में शेयर करने के लिए। ठीक है, तो जो पर्सन्स एंटर हुए हैं पार्टनरशिप के अंदर, इंडिविजुअली उनको हम पार्टनर्स कहेंगे, कलेक्टिवली उन्हें हम फर्म कहेंगे, और जिस नाम से वो बिजनेस चल रहा है उस नाम को हम कहते हैं फर्म नेम। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ये पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो उन्होंने आपस में एग्रीमेंट करा है। तो जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, वो एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या तो रिटन हो सकता है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है कि एग्रीमेंट जो है वो रिटन एग्रीमेंट ही होना चाहिए। तो जो एग्रीमेंट है वो ओरली भी कर सकते हैं वो लोग, या आपस में रिटन भी कर सकते हैं। रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर वो एक रिटन एग्रीमेंट रहेगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। इन फ्यूचर बाई चांस अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ज्यादा क्लैरिटी तब रहेगी जब हर चीज रिटन में होगा। तो क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। तो जो एग्रीमेंट रिटन में होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। डिटेल्स कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस। इस पार्टनरशिप डीड के अंदर ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, डिटेल्स लिखी होती हैं। बिजनेस का नाम क्या होगा, कौन कौन से पार्टनर्स होंगे, कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कौन कितना काम करेगा, किसको कितना सैलरी मिलेगा, क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा, वगैरह वगैरह।
तो ये सारी डिटेल्स और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी रहती हैं, इस रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर। इस डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है? तो देखो भाई, पार्टनरशिप डीड जो है वो ऐसा नहीं है कि एकदम जरूरी है, एसेंशियल नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड होगा तो अच्छा रहेगा, डिजायरेबल है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि अगर एक बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस बनाना चाहते हैं तो डीड होना कंपलसरी है। तो पार्टनरशिप डीड इज नॉट एसेंशियल बट इट इज डिजायरेबल। अगर ये होगा, रिटन डॉक्यूमेंट होगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। तो ठीक है, हमने क्या क्या बात कर ली, फॉर्म नेम तक। उसके बाद हमने बात करी एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, या रिटन एग्रीमेंट हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन उसे बाय चांस फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो सेटल नहीं हो पाएगा, इसलिए बेटर है कि रिटन आपके पास एग्रीमेंट हो। उस रिटन एग्रीमेंट को, उस जो वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है, सारी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और आपकी सारी डिटेल्स होती हैं बिजनेस की। उसके बाद हमने बात की पार्टनरशिप डीड क्या एसेंशियल है? नहीं है, एसेंशियल नहीं है, लेकिन ये डिजायरेबल है। अगर होगा तो अच्छा रहेगा। इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए पार्टनर्स के बीच में तो उसको सेटल करने के लिए ये डीड हेल्पफुल होगी, ठीक है। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड होगा तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड होंगी और सारी चीजें, सारे डिस्प्यूट्स को हम सेटल कर सकते हैं, जितनी चीजें हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हुई है। लेकिन इन केस किसी बिजनेस ने, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो जो डिस्प्यूट्स होंगे वो कैसे सेटल होंगे? वो सेटल होंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रोविजंस हैं जो बने हुए हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो प्रोविजंस हम लगाएंगे डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। तो क्या क्या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं और कैसे कैसे वो सॉल्व होंगे? प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। क्या क्या प्रोविजंस हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है? तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पहला मैटर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। प्रॉफिट्स को बांटने के लिए अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे पार्टनर्स? तो इसके लिए प्रोविजन क्या है? इक्वली अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स सारे के सारे प्रॉफिट्स को, जितने भी पार्टनर्स हैं वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इन केस अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाया होता तो उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन होता कि किस रेशियो में प्रॉफिट्स को बांटना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स कैसे बटेंगे? तो प्रॉफिट्स बटेंगे इक्वली, ये पहला मैटर हुआ। दूसरी बात हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स जो हैं बिजनेस में आते हैं वो कैपिटल लेके आते हैं, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या उस कैपिटल पर उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा? अगर पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी गई है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा तब तो ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। किसी भी पार्टनर को, चाहे वो ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करे चाहे कम कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। अगला मैटर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनर्स ने बिजनेस में से, फॉर्म के अंदर से ड्राइंग्स कर ली है, पैसा निकाला है, तो क्या फॉर्म उस ड्राइंग पे पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है? अगर डीड के अंदर लिखा हुआ है तो जितने परसेंट लिखा है उतने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। लेकिन अगर डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, इंटरेस्ट नॉट चार्ज, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अगर उन्होंने ड्राइंग्स की। उसके बाद अगला है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन से हमारा मतलब है सैलरी या कमीशन, ठीक है। तो किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या कोई भी कमीशन, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी तरीके की कोई भी सैलरी या कोई भी कमीशन किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। तो किसी भी तरीके का कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा किसी पार्टनर को। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट मैटर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को लोन दे रखा है, अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को लोन दे रखा है तो क्या फॉर्म लायबल है उसको इंटरेस्ट पे करने के लिए? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट लोन दे रखा है फॉर्म को, तो फॉर्म की ये ड्यूटी बनती है, फॉर्म की लायबिलिटी है कि उसको 6% पर एनम,
6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करे उस पार्टनर को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें इसको आप याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है फॉर्म को तो फॉर्म उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी। और नेक्स्ट मैटर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ऑलरेडी एक बिजनेस है, मान लीजिए ए बी सी 3 लोग हैं इसके अंदर और ये पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर है। अब ए चाहता है कि कोई मिस्टर डी है उन्हें भी पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर लिया जाए, उन्हें भी एडमिट कर लिया जाए। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक दूसरे पर्सन को पार्टनरशिप में एंटर कर लिया जाए, एडमिट कर लिया जाए? ये तभी पॉसिबल है जब सारे पार्टनर्स एग्री होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ए बी सी का और मिस्टर डी एंटर करना चाहते हैं, तो ए अगर डी को लेके आना चाहता है तो बी एंड सी जो है रिमेनिंग पार्टनर्स बी एंड सी, इन सबको, ए तो ऑलरेडी एग्री है, ए और बी और सी इन सबको एग्री होना पड़ेगा, तब जो है डी एडमिट हो सकता है इस बिजनेस के अंदर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि ऑल द पार्टनर्स एग्री, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तो उसने पार्टनर को बिजनेस के अंदर लाया जा सकता है। तो ये हुई बात बेसिक्स की। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं, कलेक्टिवली उन्हें फॉर्म कहते हैं, फॉर्म का नाम क्या होता है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, अगर वो रिटन होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। रिटन डॉक्यूमेंट है उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, ये बनाना कंपलसरी नहीं है लेकिन होगा तो बढ़िया रहेगा, डिजायरेबल है। इसके अंदर सारी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और डिटेल्स होते हैं बिजनेस के। उसके बाद अगर आपने ये डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, इसके एब्सेंस में क्या प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, और वो क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं और कैसे कैसे वो मैटर्स सॉल्व होंगे। यहाँ तक की बात हमने खत्म कर ली। अब आगे आते हैं इस चैप्टर, बेसिक्स का चैप्टर है बेसिकली। इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक फर्दर एक्सटेंशन है, एक फर्दर स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जैसे क्लास 11th के अंदर आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में। उसके बाद आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आप बैलेंस शीट बनाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आया वो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे, या कोई भी लॉस आता था तो कैपिटल से लेस कर देते थे। क्योंकि क्लास 11th के अंदर जो बिजनेस आप पढ़ते थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते थे। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का क्या मतलब है? अकेला मालिक। सोल मतलब अकेला, तो अकेला मालिक होता था, तो जो भी प्रॉफिट हुआ या जो भी लॉस हुआ उस अकेले मालिक का हुआ, तो कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होती थी। एप्रोप्रिएशन से मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरीके का, तो कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होती थी उस प्रॉफिट में से या लॉस में से, लॉस में से तो हो नहीं सकती, प्रॉफिट में से, और वो सारा का सारा एक ही मालिक को मिल जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में एक मालिक नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा, एटलीस्ट दो तो होंगे। तो दो लोगों के बीच में प्रॉफिट्स को बांटना हुआ तो एप्रोप्रिएशंस होंगे, किसी को सैलरी देना होगा, कमीशन देना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये एप्रोप्रिएशंस कहलाती हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो ये देंगे। तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट नहीं बना सकते आप, पहले आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी यहां से प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करके उसकी एप्रोप्रिएशंस करेंगे, कितना पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जाएगा, कितना सैलरी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा किसी को, और जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसमें कितने रेशियो में किन किन पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इन सारी बातों की डिटेल में हम ये जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में कर लेंगे हम लोग कैसे बनाते हैं फॉर्मेट वगैरह। तो इस चैप्टर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फर्दर स्टेप है, एक एक्सटेंशन है एप्रोप्रिएशंस करने के लिए बेसिकली। उसके बाद आपको बनाना पड़ सकता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं फॉलो करने के लिए। कौन कौन से मेथड्स हैं? आप एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या होते हैं ये मेथड्स? अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपको पार्टनर्स कैपिटल के लिए दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, और क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, वो है कैपिटल अकाउंट, और जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं वो सारी की सारी, पहले बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की,
फिक्स कैपिटल मेथड में आप एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट के अंदर आप कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं? ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया है किसी पार्टनर ने तो, ड्रॉइंग्स की है आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से कोई पैसा विड्रॉ किया है, और क्लोजिंग बैलेंस आपका, ये चीजें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। और इसके अलावा बाकी जितनी भी एप्रोप्रिएशंस होंगी, ठीक है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो सारी की सारी चीजें करंट अकाउंट के अंदर आएंगी, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, इसमें इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दीजिए, बन जाएगा कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, एक ही अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस, अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, ड्रॉइंग्स किया है, इंटरेस्ट मिला है, सैलरी कमीशन, कुछ भी, वो सारी चीजें हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट में। इनको सीखेंगे आगे डिटेल में, ये थी बिल्कुल बेसिक्स, ठीक है। क्या बताया मैंने यहाँ पे, इस चैप्टर के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक फर्दर स्टेप है, एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप या तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर सकते हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करेंगे तो आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब भी आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करेंगे तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, और एक और चीज, इफ नथिंग इज मेंशन, अगर क्वेश्चन कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है कि कौन सा अकाउंट कौन सा फॉलो करेगा मेथड, इफ नथिंग इज मेंशन, तो आप क्या करो, एज्यूम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये सारी चीजों के बाद एक डिटेल में क्वेश्चन लेके करेंगे, ठीक है। देखिए इतना ही, थैंक यू।